देखिए, उनकी बातों की जिक्र भी मत करिए। जो व्यक्ति 80-90% झूठी बोलता हो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। यह देश प्रधानमंत्री का नहीं है, यह देश 1 अरब 30 करोड़ जनता का है। भारत में जातिगत जनगणना यानी कि कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 ईस्वी में पहली बार हुआ था। उसके बाद 2011 में जातीय आधार पर जनगणना हुई, लेकिन कई खामियों के साथ इसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया। लेकिन एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की केंद्र से मांग की है और इस पर पूरे बिहार में बहस छिड़ गया है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के हिंदी और अंगिका विभाग के एचओडी योगेंद्र महतो जी हैं, बात करेंगे। और चूंकि योगेंद्र महतो जी की दूसरी पहचान ये भी है कि सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहे हैं। हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से भागलपुर ट्रैफिक पुलिस पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था और अपना विरोध दर्ज कराया था, उसके बाद से रविंद्र महतो की वहाँ से विदाई हो गई थी, ट्रांसफ़र हो गया था। तो ये तमाम तरह की सोशल एक्टिविटी से इनकी जो है कार्यक्रम जुड़ी हुई है, उनकी गतिविधियाँ जुड़ी हुई है। सर, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करेंगे हमारे चैनल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बिहार में एक मरतबा फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बहस छेड़ दी कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, और इसलिए भी होनी चाहिए ताकि ये एग्जैक्ट फिगर पता चल सके कि किस जाति और किस समुदाय के लोग कितने संख्या में हैं और आज़ादी के बाद उनकी क्या स्थिति है, ताकि विकास के कार्यक्रम बनाकर उसकी जीवन की तरक्की को, उन्नति को आगे बढ़ाया जा सके। इस पर आपकी राय क्या है सर? ये पहली बात ये है कि ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है। नीतीश कुमार ने इस सवाल को उठाया है, लेकिन ये पूरे देश का मामला है। मामला क्यों है ऐसा? क्योंकि आप देखिएगा कि आरक्षण का जो आधार है वो जनसंख्या है। दुर्भाग्य ये है कि अनुसूचित जाति जनजाति को संख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया। सवर्ण आरक्षण के बारे में ये कहा गया कि 10% है इसकी आबादी, तो 10% दे दिया जाए। उसको कहा गया EWS, आर्थिक रूप से पिछड़ा जो सवर्ण है उसको, तो कुल संख्या 10% है और 10% आप दे देते हैं और फिर जनसंख्या का ये गणना भी नहीं करते कि सचमुच उनकी संख्या क्या है। पिछड़ों की संख्या जो लगभग 54% है उसको आप 27% आरक्षण देते हैं, तो एक तो बेइंसाफ़ी है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि 50% आरक्षण से बढ़ना नहीं चाहिए, तो 10% जो आरक्षण आपने दिया तो उस सीमा का उल्लंघन किया। तो आप एक राजनीति कर रहे हैं, आप जातिगत एक राजनीति कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। और जब राजनीति आप कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी करेंगे। सरकार को तटस्थ होना चाहिए, देखना चाहिए नागरिकों की प्राथमिक जो सुविधा है, बुनियादी जो सुविधा है, यानी खाना पीना रहना, ये अस्पताल शिक्षा, उसको मिलता है कि नहीं। अगर वो मिल जाता है ये तमाम चीज़ें, तो आरक्षण पर बहुत बहस नहीं होती, क्योंकि अभाव बहुत है और संपत्ति किसी के हाथ में जा रही है, जनता के पास है नहीं। तो जनता को जो थोड़ा बहुत नज़र आता है उसकी वजह से सवाल करता है। तो मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और जातीय आरक्षण, ये जो जनगणना होती है उसमें सिर्फ मतलब व्यक्ति को नहीं गिना जाता है, उसके सामाजिक सांस्कृतिक आधार भी देखे जाते हैं, उसके जो आर्थिक आधार भी देखे जाते हैं। तो उसके आधार पर ये पता चलेगा कि कितने पिछड़े या कितने अन्य जातियों में ऐसे सक्षम हो गए हैं जिसको हम इससे अलग कर सकें। लेकिन बीजेपी का स्टैंड ये है कि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब दूसरी मर्तबा जनगणना यानी 1931 के बाद 1941 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था, उसके बाद फिर 1951 में यानी ये बात जब सामने आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इससे सामाजिक ताना बाना में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो उस स्टैंड को भारतीय जनता पार्टी आज भी मानती है और कहती है कि नहीं, इस आधार पर जनगणना नहीं होनी चाहिए। सामाजिक ताना बाना जो लोग कह रहे हैं, वो जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो कौन सा ताना बाना करते हैं? हर व्यक्ति देखता है, हर पार्टी देखती है कि किसकी आबादी ज़्यादा है, किस जाति को जोड़ कर कैसे कैसे हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, तो यही वो कर रहा है। दूसरी बात है कि ये 13 में जो जनगणना हुई, 11 से 14 तक में जो जनगणना हुई थी जाती है, उस किसने करवाया? कांग्रेस ने करवाया, आपने तो नहीं करवाया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल 1951 में वो तैयार नहीं हुए तो उन्हीं की पार्टी 13 में आके करवाई, उन्हीं की पार्टी
1986 में आकर के आरक्षण बाकायदा पिछड़ों को दिया, पहले तो नहीं दिया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जब संविधान में लिखा हुआ है कि सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, तो आपने किस आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया? संविधान का तो खुलेआम आपने उल्लंघन किया। हाँ, तो आप तो संविधान को खुद नहीं मानते, तो दूसरे से क्या बात करते हैं? जब बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी जाति का खेल खेल रहा हो कि हमने जो अगड़ा है वो पूरी तरह से सॉलिड हो जाएगा, इसके लिए आपने 10% दिया। आज भी पागल उसका बच्चा पड़ा हुआ है, नौकरी है नहीं। सच्चाई ये है कि नौकरी भी इतनी नहीं, सबको नौकरी दी जा सके, लेकिन ये पागलपन जो है सवार हो गया है। तो मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बड़े लोग। सर, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। 2013 में जब चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर के सामने पूरे भारत के लोगों के पास गए कि हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं, हम पिछड़ी जाति से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए हम पिछड़ों का ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर जातीय आधार पर जब जनगणना रुकती है और भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाहती है, तो प्रधानमंत्री के कथन में कितनी सच्चाई दिखती है? ये उनकी बात तो जिक्र भी मत करिए। जो व्यक्ति 80-90% झूठी बोलता हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। यह देश प्रधानमंत्री का नहीं है, यह देश 1 अरब 30 करोड़ जनता का है, और इस आधार पर ही उसका फैसला होगा। प्रधानमंत्री जाते आते रहेंगे, देश रहेगा, लोग रहेंगे, और उसकी राजनीति रहेगी। सर, नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट है, यानी जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में स्पष्ट स्टैंड है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। आपके नज़रिए से, आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है कि भविष्य में दोनों पार्टियां एक साथ आएगी इस आधार पर? फिलहाल मुझे नहीं लगती है ऐसा कि दोनों पार्टी एक साथ सरकार बनाएगी, ऐसा नहीं लगता है। वैसे राजनीति में आप देख ही रहे हैं कि संभावनाओं का खेल लोग कहते हैं। संभावनाओं का खेल का मतलब होता है कि आप कितनी बेईमानी से, कितनी धूर्तता से, कितनी चालाकी से किससे दोस्ती करते हैं, सरकार बनाते हैं। इसी को संभावनाओं का खेल कहा गया है, बल्कि इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। बावजूद इसके कि आप कहा तो जा सकता है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकार में। सवाल और जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं सर। 2001 में एक जनगणना हुई थी, तो ये कहा गया था कि हिंदू की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 19 है, लेकिन वो 2011 में घटकर 17.72% हो गई। इसके पीछे की वजह क्या है? यह जो जनगणना है, इस तरह की जनगणनाएँ जो होती हैं, उसकी बहुत बड़ी राजनीति भी होती है। अभी मिजोरम और असम को देखिए क्या कर रहा है। पहले मैंने चलाया गया इस तरह का कि भाई वहाँ चूँकि मुस्लिम ज़्यादा है इसलिए सच हो रहा है। सच्चाई क्या है? ईसाई ज़्यादा है, मुस्लिम ज़्यादा है नहीं। तो ये जो आंकड़ों का खेल है, ये जनता को समझ में आता नहीं। वो बोल दिया जाता है कि इतना % है, इतना % है। आधार क्या है? जब आप जनगणना कराते ही नहीं ढंग से, और तो कैसी जन्म का दर जो है इस तरह का है, तो ऐसे ही होता है कि हाड़ी में चावल है, तो कुछ चावल को आपने देख लिया, कुछ इलाके में कर लिया, उसके आधार पर आप बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है ये सब फेक चीज़ें हैं। अंतिम सवाल सर, क्या लगता है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना करवाएगी? नहीं करवाएगी तो भोगेगी। कुछ न कुछ तो जनता करेगी, लोग करेंगे। और अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी या तमाम लोगों को लगता है कि हम पिछड़ों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो उनको जनगणना कराना ही चाहिए। इसलिए कराना चाहिए कि तमाम जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़ापन है उसके बारे में जान सके और उसके आधार पर कल्याण कर सके। ये ऐसा नहीं है कि जाति तो पहले से ही है, हजारों वर्षों से जाति है। महात्मा बुद्ध से लेकर डॉक्टर अंबेडकर तक लड़ते रहे, जाति समाप्त हुई नहीं। तो ये देखिए तो कि बीमार लोग कितने कितने हैं। बीमारी तो देखिए, बिना बीमारी देखे वो तो झाँप दीजिएगा तो रोग कैंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको जनगणना करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे रोग का पता चलेगा कि सचमुच में देश कहाँ कहाँ रोगग्रस्त है। बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत। तो ये प्रोफेसर योगेंद्र महतो जी थे, जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, और स्पष्ट तरीके से इनका ये कहना हुआ कि जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए, ताकि ये वास्तविक पता चल सके कि किस समुदाय और किस समाज के लोग आज़ादी के बाद कौन सी स्थिति में जी रहे हैं। हमारी इस बातचीत को अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो उसे लाइक करें। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस बातचीत को लेकर के टिप्पणी आप मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।